हेलो दोस्तों, न्यू लक्ष्य एकेडमिक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट मैथ मैराथन चल रहा है और ये सीटेट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं क्लास में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। अब तो ऑफलाइन एग्ज़ाम भी है, तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि जितने अभी तक मैथ के मैराथन हुए हैं, न्यू लक्ष्य एकेडमिक पर आप जाइए और वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगा और इसको पढ़ लीजिए तो मैथ का झंझट ख़त्म हो जाएगा सीटेट के लिए। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। बहुत ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, पूरी टीम वर्क करती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सही नहीं होगा। आप देखो, ये जो सवाल है, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल, ये जो सवाल दे रखा है इस तरीके से, ये सवाल आपको दे रखा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं होगा। तो देखो, इस टाइप के सवाल को आप कैसे करोगे। आपके पास कुछ डाटा तो नहीं दे रखा है, तो सीधा सीधा आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, आपको पता है कि आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा गलत है। हमें रॉन्ग वाला पहचानना है कि कौन सा गलत है। आपको दे रखा है कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 1 मिलीमीटर, यानी कि अगर आपको पता है कि 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से आप 1 मिलीमीटर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10, यानी कितना का 0.1 सेंटीमीटर। यानी ये तो आपका सही है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन। आपको दे रखा है 3 लीटर, उसका दे रखा है 30 मिलीलीटर बराबर कितना दे रखा है आपको 300 मिलीलीटर। क्या ये इसके बराबर है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका लीटर में दे रखा है, ये आपका किस में है, लीटर में। ये आपका क्या है, मिलीलीटर में है। तो इसको पहले आप इनको कन्वर्ट करो, तो आपको पता है कि 1 मिलीलीटर में एक मिलीलीटर यानी एक लीटर। सबसे पहले आप लीटर में कन्वर्ट कर लो ना, क्योंकि आपको देखो मिलीलीटर है तो इसको क्या कर लो मिलीलीटर में। यानी 1 लीटर में कितना होता है 1000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1000 तो ये हो गया, यहाँ से 1000 ये है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ पे कितना है 3 है, तो कितना हो गया 3000 मिलीलीटर प्लस में कितना हो गया आपका 30, ये आपका होगा 30 मिलीलीटर। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता है कि 3030 आ रहा है। यानी कि देखो ऑप्शन देखो आप, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। ये कितना दे रखा है 300, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ये गलत है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको रॉन्ग वाला पहचानना है कि कौन सा गलत है। तो ये वाला क्या होगा आपका गलत है। क्यों? इतना आना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दो, इतना आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन इतना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टाइमिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आते हैं, इसमें टाइम दे रखा है आपको दे रखा है कि किसी दिन 6:14 बजे, यानी किसी दिन यानी सुबह से 6:14 हो रखा है, 6:14 बजे से 8:02 यानी 8:02 तक घंटों तथा मिनट की संख्या क्या होगी। यानी ये एक दिन की बात कर रहा है, यानी आपको पता है एक दिन की, यानी कि स्टार्टिंग में सुबह की यानी दिन बिल्कुल स्टार्टिंग से बात की जा रही है। तो सुबह में, यानी सुबह में कितना हो रहा है 6:14। ठीक है, ये हो रहा है। तो अगर आपको कितना तक जाना है 8:02 तक जाना है कि इतने बीच में कितना आवर हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि 6:14 है, सुबह का है, तो शाम का कितना हो जाएगा, शाम का 6:14 में कितना हो जाएगा, कितने घंटे हो गए 12 घंटे। तो ये हो गया। अब यहाँ से फिर आपका ये 6:14 शाम का हो चुका है, 2 घंटे और 8 है, यानी कितना होगा 2। लेकिन आप ये देखोगे तो कंप्लीट 2 घंटा नहीं, यानी ये कितना आपका 6:14 और यहाँ पर कितना 8:02, यानी 1 घंटा तो कंप्लीट होगा। यानी यहाँ से आप देखोगे तो कंप्लीट रूप से आपका 1 घंटा और ये कितना 14 और इसमें से घटा दो कितना हो जाएगा 12 60 में से 12 घटा दो 48। यानी कि टोटल जो आपका टाइम लग रहा है
टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो इस सवाल के अंदर टोटल टाइम लग रहा है आपका, यानी कि सुबह के 6:14 से शाम के 6:14 तक कितना हो गया? 12 घंटा। सिंपल है, 12 घंटा तो ऐसे ही हो गया आपका। लेकिन उसके बाद 6:14 से लेकर 8:02 तक कितना होगा? 1 घंटा 48 मिनट। यानी टोटल टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 12 और 1 13 और यानी कि 13 घंटा तो कंप्लीट हो गया, और मिनट कितना हो गया आपका? 48 मिनट। दिस इज द राइट आंसर। तो इस सवाल ऐसे इस ये आपका पैटर्न होते हैं, इस पैटर्न पे सवाल आते ही आते हैं। तो इस टाइप के सवाल आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है? समकोण क्या होता है? समकोण, समकोण तो आप बोलोगे समकोण का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री बनाए। समकोण मतलब क्या होता है? समकोण 90 डिग्री, राइट एंगल, यानी जो 90 डिग्री बनाए। यानी कि 4 ऐसे हैं जो 90 डिग्री के हैं। 4 कितने हैं? 90 डिग्री के। ये आ गया। प्लस में 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, 1/3 1/3 इंटू में कितना हो गया? 90। ये हो गया। ये कितना हो गया? ये आपका होगा 360, प्लस में ये कट जाएगा यहाँ से, सीधा सीधा कितना गया? 30। तो यानी कि टोटल टाइम यहाँ पर, टोटल एंगल, टाइम नहीं सॉरी एंगल, यानी कि देखो आपको बोला गया है कि 90 डिग्री के 4 एंगल बनेंगे, समकोण बनेंगे, तो कितना होगा? 336। फिर आपको बोला है कि उसी समकोण का 1/3 भी करना है, तो 90 का 1/3 करोगे तो कितना होगा? 30। तो कितना आ जाएगा? 390 डिग्री। कितना डिग्री आंसर आ गया? 390। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 390, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखो ऐसे सवाल क्या होता है कि बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। ये जो आपको सवाल दे रखा है, सवाल है सिंपल, लेकिन आप देखोगे इसमें किस तरीके से डायग्राम है, तो बच्चे सोचेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आराम से आप पहले रीड करो क्या दे रखा है। आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा, यानी आपको क्या दे रखा है? प्रत्येक वर्ग, वर्ग क्या होता है आपका? स्क्वायर, यानी स्क्वायर का आपका क्या दे रखा है? भुजा दे रखा है 1 सेंटीमीटर। यानी जैसे आपको ये स्क्वायर है, इस तरीके से ये स्क्वायर वर्ग, यानी इसी का इसका हर एक साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, हर एक साइड कितना है? 1 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? यानी आपसे क्या बोला गया है कि छायांकित, छायांकित का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये चीज़, ये यानी कि छायांकित का मतलब होता है शेडेड रीजन आपको बताना है। शेडेड रीजन का क्या बताना है आपको? वैल्यू बताना है, शेडेड रीजन। तो अगर आप इस सवाल को देखोगे इस आराम से, तो आपको पता है कि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 इस तरीके से, ये भी 1 इस तरीके से, सब 1 1 हो जाएगा। ये यानी कि आपको क्या दे रखा है कि वो प्रत्येक भुजा, यानी स्क्वायर के प्रत्येक साइड 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर कर लिया। तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये क्या बन रहा है। एक देखो इधर, ये आपको क्या बन रहा है? स्क्वायर वर्ग बन रहा है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से कितना होगा? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका? यह भी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये आ गया। तो सबसे पहले आप वर्ग निकाल लो, वर्ग का। अगर आप वर्ग का निकालोगे इस तरीके से वर्ग का, तो सबसे पहले इस कंप्लीट वर्ग को देखो यहाँ से, जो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है एक स्क्वायर। तो सबसे पहले आप स्क्वायर का निकालोगे, स्क्वायर का निकालोगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका? ए का स्क्वायर, यही होता है। अगर यहाँ से देखो तो इधर से इस वाले को देखो, इस फिगर को आप अच्छे से देखो, ये आपका इस तरीके से दे रखा है, यहाँ से लेकर ये आपको क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो इधर वर्ग का इधर भी कितना है? 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ए जो आपका स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए का स्क्वायर, यानी कितना? 5 का स्क्वायर कितना गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से तो आपका ये आ गया, आपने इसका निकाल लिया है। फिर आप देखो यहाँ से अगर आप इस सवाल को देखोगे, 1 मिनट, अगर इस सवाल को देखो तो आपको ट्रायंगल दिखेगा। ये देखो, ये भी तो आपको निकालना है, ये भी, ये निकालोगे। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल,
आपको देखो यहाँ से दिख रहा होगा इस तरीके से। तो 3 तो ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें, 3 ट्रायंगल। अब इस तीनों ट्रायंगल का निकालते हैं। तो ये आपको ये क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर कोई भी आपका समकोण है जिसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो उसका आप कैसे निकालते हो? एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल को देखो 1 2 3 4, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है। तो अगर यहाँ से आप एरिया यानी एरिया निकालोगे इसका, तो क्या होगा? आप बोलोगे कि हाफ इंटू में बेस कितना है 4 इंटू में 3, ये इसका हो गया। प्लस में आपका क्या है इस छोटे वाले का, यानी 2 इंटू 2, यानी हाफ इंटू में 2 इंटू में 2 हो गया। प्लस कर लो, फिर से प्लस, फिर एक और है सेम है इसी तरीके से, या आप इसको ऐसे लिख लो सीधा। इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कर लो कि ये दोनों तो सेम दिख रहा है, ये दोनों तो इधर भी एक है तो ये भी आपका क्या होगा एक, ये दोनों क्या दिख रहा है सेम दिख रहा है। तो आप पहले ही इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये जो ऐसा ट्रायंगल क्या है 2 है, इसलिए आप 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर लो। अब हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, सीधा सीधा ये आ गया। अगर यहाँ से देखो तो आप कितना हो जाएगा 2 6 आ गया, यानी इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 6। प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस में कितना आ गया 4, यानी कितना आ गया, यानी आपका पूरा एरिया ये जो आप स्क्वायर देखोगे पूरा एरिया कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अगर आप ये निकाल लो तो बात बन जाएगा। इसका एरिया निकाल लो आप, आराम से हो जाएगा। ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? देखो ये ये लेंथ क्या है सेम है, ये ब्रेथ एक है, ये ब्रेथ एक है, तो एक इतना है, यानी कि आपको यहाँ पे से क्या दिख रहा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का अगर आप निकालोगे यहाँ से इसका रेक्टेंगल का ये वाला चीज़ है, ये आपका रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ से। तो इस रेक्टेंगल को देखो तो टोटल कितना है यहाँ से ये 5 और यहाँ से 1, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? तो L इंटू में B, यानी कि लेंथ कितना है 5 इंटू में 1, इस तरीके से कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर आप इस पूरे एरिया के जो आपका स्क्वायर है इसके एरिया यानी स्क्वायर के एरिया में से ये घटा दो, ये घटा दो, ये घटा दो और ये वाला चीज़ पोर्शन घटा दो, तो क्या आपको ये चीज़ मिल जाएगा? सिंपल सवाल है, तो ये मिल जाएगा। यानी कितना होगा ये हो गया, यानी टोटल कितना है 25 और ये दोनों कितने होगा, ये कितना है 10 है, ये और इन तीनों को मिलाकर कितना है 10 है, ये कितना है 5 है, 15 हो गया। यानी आप 25 में से 15 घटा दो तो क्या इसका एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको हल्का सा सोचना है, समझना है, तब इस सवाल को कर सकते हो। सवाल आसान है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सवाल क्या इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बॉक्सों की आवश्यकता होती है? आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस ये निकालना है। तो सीधा सीधा अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको घनों का टोटल कितना दे रखा है सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 6240 टोटल। अगर किसी चीज़ को आप टोटल में से देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने का, या हाउ मैनी ऐसे वर्ड लिखा है। तो आप क्या करोगे, ऊपर में टोटल लेना है, टोटल, उसमें से आप एक का एरिया घटा दो, उसका एक का एरिया घटा दो। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक आयताकार बॉक्स है जिसका कितना है 10, 8 और 6, यानी आप बोलोगे 10 इंटू में 8 इंटू में 6, यानी एक बॉक्स का इतना है। इस तरीके से एरिया, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, लेंथ ब्रेथ और हाइट इतना दे रखा है, ये आपका एक का है। और टोटल का कितना है 6240। आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है तो आप उसको डिवाइड कर दो।
अगर आप यहाँ से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। आप देख लो, काट लो इससे। अगर आप इसको काटोगे यहाँ से तो किससे कट सकता है? 6 से कट जाएगा। 6 से काट लो आप, 6 कम 6 ये आ गया, और 6 चौक 24 और आपका ये आ गया। इस 0 से 0 कट गया, और 8 यानी कि 8 से आप काटोगे तो 8 कम 8, 8 तिरिक 24, तो क्या हो जाएगा? दिस इज द राइट आंसर। 13 आंसर आ गया इसका। ये भी आपका सिंपल सवाल है। जब भी आपको टोटल दे रखा होगा और आपको 1 का दे रखा होगा तो आप डिवाइड कर दोगे तो आप नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल सकते हो। इस टाइप के सवाल भी पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि त्योहार के समय कक्षा 5th में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा हुई, यानी कि एक सेल हुआ है, उस पर कक्षा में मतलब कि डिस्कस हुआ है, 5th क्लास में डिस्कस हुआ स्टूडेंटों के बीच में। तो आपसे पूछा गया भाई इनमें से क्या बातों पर डिस्कस होगी या किस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अपने ऑप्शन देखते हैं। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। भाई अगर डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपका वाद विवाद वाला ये नहीं हो सकता। कक्षा में गर्मा गर्मी होगी, नहीं भाई, क्योंकि आपको किसी चीज़ पर डिस्कस करना है, जो मतलब कि कोई सेल है, सेल करना है, कोई चीज़ समझना है तो उस पर डिस्कस करना है। फिर आपको दे रखा है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप डिस्कस कर रहे हो भाई, सेल पर डिस्कस कर रहे हो, किसी चीज़ पर सेल कर रहे हो तो उस पर डिस्कस करोगे, तो डिस्कस आप कैसे करोगे? आपको कोई स्टूडेंट आपको कोई आइडिया देगा, एक दूसरे के विचारों को सुनोगे विद्यार्थी, और उसके बाद तर्क दोगे, अपना क्या करोगे? लॉजिक दोगे कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो होता है ना ये चीज़ें कि मतलब एक दूसरे से लिंकअप होती है, कुछ आइडिया उसने बता दिया, कुछ आइडिया मैंने बताया, तो इस तरीके से होती है। तो अपने अपने तर्क देते हैं, तर्क देते हैं, तो उससे क्या होती है? हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमें काम इस तरीके से आगे कैसे करना है किसी चीज़ का। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। यानी किसी चीज़ को समझना है तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? वर्ग पहेली है? नहीं, किसी चीज़ को आप समझना सिर्फ पहेली से आप उस चीज़ को नहीं सुलझा सकते हो। सर्वेक्षण आधारित परियोजना, हाँ, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि आप किसी चीज़ को समझना चाहते हो, विश्लेषण करना चाहते हो किसी डाटा का। अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है और उसके बारे में समझना है तो आप क्या करोगे? सर्वेक्षण आधारित परियोजना। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? आप जाओगे, डाटा इकट्ठा करोगे, कलेक्ट करोगे, सर्वेक्षण करोगे, तब आपको एक्चुअल डाटा का पता लगेगा, आपको एक्चुअल चीज़ें समझ में आएगी। ये है, तो पहले वाले से नहीं होता। ये आपका सर्वेक्षण, यानी आपको डाटा, किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करना आपको समझ में आए तो आकलन करने के लिए आप सर्वेक्षण करने जाओगे, इस पर परियोजना करोगे कि भाई हमें कोई टास्क दे दिया कि भाई आप जाओ और इस तरीके से आप काम करो कि आपको लिख के लाने हैं कि भाई लोग कितने ऐसे घर है जिसमें पढ़ने वालों की संख्या इतनी है। तो आप इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या करते हो? किसी भी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हो? आप जाते हो, इंक्वायरी करते हो, समझते हो, सर्वेक्षण करते हो। तो ये आपका आंसर होगा, और सब नहीं होगा। रोल प्ले से नहीं होता, इससे भी नहीं होता। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, यानी पियाजे ने अपना एक सिद्धांत दिया, तो जो एक गणित का शिक्षक है तो उसके सिद्धांत को कैसे समझेगा, कैसे अडॉप्ट करना चाहेगा, ये आपको बताना है। तो आपको दे रखा है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा? नहीं, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग नहीं करेगा। चौक और टोक पद्धति का प्रयोग करेगा? नहीं। कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों यानी कि मैनिपुलेटिव्स का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करके, क्या सिर्फ प्रयोगशाला करने से नहीं होगा। आप बोलोगे सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है
कि उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए हैं और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए, यानी उनके पेयर्स, यानी देखो 20 इस तरीके से देखा, 1 2 इस तरीके से टोटल कितने दे रखा है, 20 तक दे रखा है, यानी 1 से 20 तक क्या दिया है, कंकड़ दिया गया है। और उसको बोला कि भाई आप जो है 1 से लेकर 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा है और उनके पेयर यानी पेयर्स बनाने के लिए कहा है। तो इसमें से उमा को जिनके जोड़े नहीं बन पाए हैं उमा को वो बताने हैं, ये दे रखा है। तो सर्वे शिक्षार्थी है, ये को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, आपको दे रखा है। चाक्षुष शिक्षार्थी है, कायिक गतिक शिक्षार्थी है। तो आप कोई नंबर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई टास्क दिया जाता है, सिंपल बात है, बोला जाएगा कि भाई आप इस चीज़ को सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे, आप क्या सर्वे शिक्षार्थी सभी की सुनोगे, नहीं, ये नहीं होगा। चाक्षुष शिक्षार्थी, ये भी नहीं होगा। कायिक गतिक शिक्षार्थी, ये भी नहीं होगा। आप क्या करोगे, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, आप किसी चीज़ को सॉल्व करो, किसी चीज़ का पेड़, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपके पास 100 कंचे रख दिए, 100 आपके पास मार्बल है। अब मैं आपको बोलूँगा कि पेयर्स बनाओ, तो आप उसका पेयर बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझोगे ना कि भाई पेयर्स कैसे बनाना है। तो वहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो आप बोलोगे वहाँ पर कि भाई हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान से, यानी कि को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आप समझोगे और उसका पेयर बनाना स्टार्ट करोगे। इस चीज़ की जरूरत होती है एक स्टूडेंट को या किसी इंसान को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि उच्च कर्मीय चिंतन कौशल हॉर्स पर आधारित प्रश्न की मांग करते। आपने देखा होगा बुक में हॉर्स क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट करके आता है ना कि हॉर्स क्वेश्चंस, इसका मतलब होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जा रही है। तो आपसे पूछा गया कि ये क्यों मांग की जाती है इसकी, संकेतों और चित्रों के ज्ञान के लिए, नहीं भाई, संकेतों और चित्रण के ज्ञान के लिए हॉर्स पर्सन से रिलेटेड नहीं है, कि जरूरी नहीं है ऐसा। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, अच्छा देखते हैं इसको। तथ्य नियमों सूत्रों के ज्ञान, नहीं, उससे क्या सिर्फ तथ्य का ज्ञान होता, नहीं। एल्गोरिदम के ज्ञान, नहीं, क्या होगा, आप बोलोगे कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान हमें मिलती है, एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिलता है आप जो पढ़ रहे हो, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कक्षा 5th के विद्यार्थी समस्या आपको दे रखा है भिन्न 1/2 डिवाइडेड 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, इसका कारण क्या है। अब यानी भिन्न दिया गया है तो इसको तो वो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर उस स्टूडेंट को बोला जाए कि भाई आप आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, तो आप वो क्या करेगा, फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या रीजंस हो सकते हैं, आपको ऑप्शन दे रखा है भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संधिकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है, यानी कि भिन्न, क्या उसको भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के बारे में क्लास में उसको भिन्न दिया गया है, स्टूडेंट को क्या दिया गया, फ्रैक्शन दिया गया, फ्रैक्शन, या आपको फ्रैक्शन दिया गया इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या समझोगे कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वो सॉल्व कर सकते या नहीं कर सकते, यानी कि कक्षा में क्या होगा, आप बोलोगे ये भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संधिकरण भाषा सहायता पढ़ाई गई है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि और ऑप्शन आप कोई भी मैच कर नहीं रहा। विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुलना को समझने के योग्य नहीं है, भाई योग्य नहीं होता तो कर कैसे लेता, तो ये तो वैसे भी गलत है। विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है, भाई अगर भाषा विकास बहुत खराब होता तो क्या इस सवाल को समझ ही नहीं पाता। समस्या कक्षा 5th के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, भाई ऐसा नहीं है। क्या 5th की क्लास बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली क्लास होती है, तो भाई ऐसा भी नहीं है। तो ये हो गया आपका। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोनों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोनों को मापते हैं और ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। तो ये आपको ये क्या दे रखा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल है, यानी कि आपको एक वर्टिकल काम दिया गया कि भाई वर्टिकल आपको कोनों का ध्यान रखना है। तो एक विद्यार्थी क्या करता है, एक आकृति खींचता है, कोनों को मापता है और ये देखता है कि
ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है, यानी कि जैसे वर्टिकल लाइन इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से बनाता है, खींचता है, फिर ये देखता है कितना है, ये इस तरीके से एंगल कितना है, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर वर्टिकली देखता है वो। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है? आपको ऑप्शन दे रखा है अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, निगमन स्तर पर है, यानी कि जो चीज़ कर रहा है तो वो अब वो एक्सपेरिमेंट टाइप का कर रहा है कि भाई उसने लाइन खींची, ऐसे करा तो देखा कि एंगल कितना है। तो अनौपचारिक निगमन स्तर पर ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहा है कि भाई एक लाइन लिया, इस तरीके से एंगल खींचा, फिर उसने बताया कि भाई ऊर्ध्वाधर एंगल बन रहा है, तो वो समान है, सम्मुख कौन है उसके सामने वाला, तो इस तरीके से है। तो अनौपचारिक निगमन स्तर वाला बात नहीं है, निगमन स्तर वाला भी बात नहीं है। चाक्षुषीकरण, चाक्षुषीकरण के स्तर का है, ये भी नहीं होगा। आप बोलोगे विश्लेषणात्मक स्तर पर, यानी कि विश्लेषणात्मक मतलब प्रयोग कर रहा है, देख रहा है, उसको खींच के देख रहा है, करके देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इन सब में बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये विश्लेषण करके देखेंगे तभी हमें किसी चीज़ का पता लगता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? यानी एक चतुर्भुज के बारे में बता रही है करने के लिए कि आप परिभाषा दो इसका, तो बच्चे कैसे परिभाषा देंगे? ऑप्शन दिया गया है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना है, ये नहीं, सभी, ऑल की तो बात नहीं हो सकती, सिर्फ क्या दिया है? चतुर्भुज दिया है, जिसकी इस तरीके से आपको दे रखा है। सेकंड, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं की व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, क्या टीचर सभी पर करेगी? तो भाई अगर वो टीचर ही बता देगा तो स्टूडेंट क्या करेगा? ये नहीं होगा। विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, विभिन्न परिभाषाओं, भाई विभिन्न परिभाषाओं की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ चतुर्भुज की बात की जा रही है, तो इससे होगा, हर एक की बात नहीं की जा रही है। ये होगा ऑप्शन। क्यों? विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में, चतुर्भुज को समझना है अलग अलग तरीके से, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है। ऑप्शन दे रखा है कि आप किस नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि जो 24 बन जाए, किस किस नंबर को, किन दो संख्याओं को, किन दो संख्याओं को, किन दो नंबर्स को। आपको देखा बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वो सही उत्तर दे सके। यह है अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है कि कोई भी संख्या है, अगर आप कोई भी संख्या, आप मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी कि इस क्योंकि एक से अधिक उत्तर है इसके। कैसे? अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आप दो संख्या लो, अगर आप कोई भी इसको दो संख्या ले रहे हो तो आप कैसे करोगे? जैसे कि मान लो कि इस ये राइट आंसर क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है यानी दो संख्या लेना है, उसका गुणनफल कितना आएगा? 24। तो आप कैसे लिखोगे भाई? अगर आप 24 × 1 भी लिख सकते हो, 8 × 24 भी लिख सकते हो, यानी अलग अलग अंकों से आंसर निकाल सकते हो ना। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 24 एक ही रास्ता है, कई रास्ते से आप निकाल सकते हो। ये निकाल सकते हो 12 दूनी 24 निकाल सकते हो, 6 चौक 24 निकाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर इसीलिए ये होगा। आज इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू लक्ष्य एकेडमिक। हमारा प्रयास है सीटेट के जो बच्चे हैं उनका अच्छा रिजल्ट आए, यही हमारा हम सभी का प्रयास है। थैंक यू।